नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। तमिलनाडु में चेन्नई में आज विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ। एक बार ऐसा ही महाजुटान हुआ था पटना में और उसके बाद मोदी सरकार बुरी तरह घबरा गई थी क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि सारे विपक्षी दल इस तरह एक साथ उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। उम्मीद नहीं थी कि सारे विपक्षी दल इस तरह एक साथ उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और आज फिर एक वैसा ही मौका आया है और इस बार ये सारे दल न केवल एक साथ खड़े हो गए हैं बल्कि उन्होंने मोदी सरकार के लिए फरमान भी जारी कर दिया है। और फरमान ये है कि हमें परिसीमन यानी डिलिमिटेशन से दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डिलिमिटेशन फेयर यानी न्यायपूर्ण होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए। आप जानते हैं कि डिलिमिटेशन यानी परिसीमन को लेकर इस समय दक्षिण भारत और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल, ओडिशा जैसे राज्य भी काफी परेशान हैं। इन सारे राज्यों के राजनीतिक जो दल हैं, गैर बीजेपी राजनीतिक दल, उनको ये डर है कि इस बार जो परिसीमन मोदी सरकार करने का इरादा कर रही है उसमें उनकी सीटें घट जाएंगी। और सीटें घटने का अहम कारण ये है कि इन तमाम राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जो देश हित में है, राष्ट्र हित में है। उन्होंने देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, विकास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए एक नीति अपनाई जिसके चलते उनकी जनसंख्या जो दर है वो रुकी, कम हुई। और उसके बरक्स हम उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों को देखें तो वहां पर जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल मतलब वो होती जा रही है, वो रुक नहीं रही है। और ऐसे में ये एक डर बन रहा है कि जहां जनसंख्या ज्यादा होगी, जहां की आबादी ज्यादा होगी, वहां के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व वो ज्यादा होगा संसद में, क्योंकि मोदी सरकार का इरादा ऐसे ही है। वो न केवल इस बार उसका जो इरादा है कि वो लोकसभा की सीटों को मतलब उसका उनका फिर से पुनर्निर्धारण करे, बल्कि वो ये भी चाहती है कि सीटों की संख्या भी बढ़े। और दोनों ही सूरतों में दक्षिण के तमाम राज्यों को और ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को ये डर है कि उनकी सीटें कम हो सकती हैं या उनका प्रतिनिधित्व संसद में कम हो सकता है। डर इस बात का है कि ऐसा ना हो कि केवल उत्तर भारत के सांसदों के दम पर पूरी सरकार बना ली जाए और दक्षिण का प्रतिनिधित्व ही ना रहे। ये एक बड़ा डर बन रहा है और इसके खिलाफ बहुत लंबे समय से आवाज उठ रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस आवाज को हमेशा की तरह अनसुना किया। जैसा उसकी आदत है कि वो नहीं सुनती किसी की बात, तो इस बार भी उसने वैसे ही किया। लेकिन ये अनसुनी जो है इस बार मोदी को भारी पड़ने जा रही है, क्योंकि इस बार मोर्चा संभाल लिया एमके स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। उन्होंने तमाम दलों को आमंत्रित किया चेन्नई में कि आइए हम एक संयुक्त समिति बनाते हैं, मिलकर अपनी आवाज उठाते हैं। और उनकी इस अपील को सुना गया। न केवल इंडिया गठबंधन के साथियों ने इस बात को सुना, बल्कि जो लोग इंडिया गठबंधन में साथ नहीं है, जो अमूमन कांग्रेस का विरोध करते हैं या जो इंडिया गठबंधन के विरोधी दल हैं, वो सारे दल भी इस बार एक साथ आ गए। आज चेन्नई में आप ये देख रहे हैं पिनराई विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, जिनका विरोध रहा है कांग्रेस से। उसी तरह से पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी नहीं पहुंची, वो अभी विदेश प्रवास पर हैं, लेकिन उनको भी आमंत्रण भेजा गया था। ओडिशा से नवीन पटनायक पहुंचे नहीं, लेकिन उन्होंने अपना वीडियो संदेश जारी करके इस पूरी मुहिम को अपना साथ दिया है। डीके शिव कुमार को आप देख रहे हैं जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, इंडिया गठबंधन में एमके स्टालिन के साथ, लेकिन उनके बगल में खड़े हैं केटीआर जो कि भारत राष्ट्र समिति केसीआर के बेटे हैं। यानी तेलंगाना में जो कांग्रेस के विरोधी लोग हैं वो भी यहाँ पर आए और पंजाब से भगवंत मान पहुंचे। तमाम दलों के लोग जो हैं यहाँ पर पहुंचे और इन सब ने मिलकर ये कहा कि जो काम कर रहे हैं स्टालिन, हम उसमें इनके साथ हैं। और मोदी सरकार के खिलाफ इन तमाम लोगों ने अपने बयान दिए। जगनमोहन रेड्डी ने एक चिट्ठी भी लिख दी और उन्होंने कहा, आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मोदी से कहा है कि आप इस पर विचार कीजिए। तो ये डिलिमिटेशन को लेकर अब ये मामला जो है काफी गर्म हो गया है और इसमें मोदी सरकार कितनी बुरी तरह फंस रही है। ये जो फरमान आज चेन्नई से जारी हुआ है उसका असर कितना गहरा है ये इस बात से समझा जा सकता है कि आरएसएस की जो बैठक 3 दिन की बैठक इस समय बेंगलुरु में चल रही है, वहां भी इस मुद्दे को लेकर बात हुई और उन लोगों ने ये कहा कि ऐसा इसमें कोई डर की बात नहीं है और मोदी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। यानी वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, जाहिर है संघ है तो उसको बीजेपी का साथ देना ही है। पर वो दक्षिण भारत के राज्यों को ये समझा रहे हैं कि यहाँ पर आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। तो यहाँ संघ का इस तरह से बयान देना ये
जाहिर कर रहा है कि मोदी के हाथ से अब बात निकल चुकी है और मामला संभालने के लिए अब संघ को आगे आना पड़ा है। तो क्या मोदी अब वाकई इतने कमजोर हो चुके हैं कि अब उनसे चीजें संभाले नहीं संभल रही हैं? और अब तक उत्तर भारत से, जैसा मैंने पहले बताया कि पिछले जो 2023 में पटना में इसी तरह से विपक्षी दल एकजुट हुए थे, तो कहां पहुंच गई बीजेपी की सीटें आप जानते हैं लोकसभा में। और अब दक्षिण भारत में एकजुट हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ ये सारे दल। हो क्या रहे हैं, हो चुके हैं। और आज जिस तरीके से ये संयुक्त समिति एक बनाई गई है डिलिमिटेशन के सवाल को लेकर, उससे ये जाहिर हो रहा है कि जहां ऐसा लगेगा कि उनके हितों पर चोट पड़ रही है, तो सारे गैर भाजपाई दल एक साथ हो सकते हैं। जिस तरह एक वक्त था जब गैर कांग्रेसवाद की लहर चली थी देश में और उसमें कांग्रेस कमजोर हो गई थी, कांग्रेस भी तब बहुत मजबूत थी, जैसे आज बीजेपी इतनी मजबूत है, उसी तरह कांग्रेस उस समय काफी मजबूत थी और उसको ऐसा लगता था कि उसके हाथ से सत्ता कभी जाएगी नहीं। लेकिन जब सारे दल एक साथ हुए तो कांग्रेस को भी झटका लगा और अब वही झटका ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को लग सकता है, क्योंकि सारे दल इस बार एक साथ हैं। और पूरब में, और पूरब की बात करें यानी ओडिशा के राज्य देखें या पश्चिम बंगाल की बात करें और दक्षिण के राज्य, ये सब एक साथ हो रहे हैं, वहां के नेता सारे एक साथ हो रहे हैं। तो ये मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। और आज ये जो फरमान जारी हो गया है, क्या इसका असर पड़ेगा केंद्र में बैठी सरकार पर? क्योंकि उधर नीतीश कुमार, इधर चंद्रबाबू नायडू के सामने भी अभी एक बड़ी चुनौती है कि आप कहां तक केवल मोदी मोदी करते रहेंगे, और जब आपके बाकी राज्य के जो सारे दल जो हैं वो एक साथ हो जाएंगे तो आप अकेले किस तरह से संभाल पाएंगे हालात? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे है जी अमलेंदु जी, नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, डीलिमिटेशन को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है और मोदी सरकार, क्योंकि मोदी सरकार के जो फैसले होते हैं वो अक्सर ऐसे होते हैं, बोलती वो ये है कि हम तो उनके भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोगों का भला होता है और बाकियों का नुकसान होता है। तो अब लोग मोदी सरकार के इस रवैये को शायद समझने लगे, इसीलिए सरकार कोई फैसला ले उसके पहले ही आवाज उठनी शुरू हो गई है। इस बार देर नहीं की जा रही है। और एमके स्टालिन ने इस बार जिस तरह से पूरी मुहिम संभाली है, क्योंकि उत्तर भारत में हम ये देखते हैं कि मोदी का दांव कई बार चल जाता है, क्योंकि हिंदुत्व का और राष्ट्रवाद का वो जैसा वहां पर नारा देते हैं और उसमें भावनाओं में बहा देते हैं। ये राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जो है, ये कार्ड जो है दक्षिण भारत में नहीं चलते। और बीजेपी की तो सबसे बड़ी असफलता ही दक्षिण है, क्योंकि वहां उससे कभी भी वो हालात संभाले ही नहीं संभल रहे हैं। अब ऐसे में ये सारे दल जब एक साथ आ गए हैं, जो वैसे कई उन लोगों में मतभेद हैं, आपस में उनकी राइवलरी है, लेकिन इस मुद्दे पर सब एक साथ आ गए हैं। क्या ये मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है? और जैसा मैंने जिक्र किया कि क्या मोदी के हाथ से मामला निकल चुका है? देखिए समिता जी, मोदी के हाथ से मामला निकल भी चुका है और मोदी ने एक तरीके से कहा जाए कि खुद ये मामला अपने हाथ से निकाला है। दोनों ही बातें हैं। और अपने हाथ से निकाला इसलिए कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से और ख़ास तौर से जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही थी दक्षिण भारतीय के जो राज्य हैं उनको लेकर, और ख़ास तौर से हिंदी को लेकर, उसने एक तरीके से कहा जाए कि दक्षिण के राज्यों को तमाम अपने जो मतभेद हैं उनको भुलाकर एकजुट होने के लिए विवश कर दिया। और रही सही कसर जो थी वो इस डिलिमिटेशन की चर्चा ने कर दी कि 2026 में डिलिमिटेशन होना है। और जो जब नया संसद भवन बनाया गया उसमें सीटें बढ़ाई गई समिता जी, तो उसमें ये साफ समझ में आ गया कि बीजेपी की प्लानिंग क्या है। तो ये अभी से मामला शुरू हुआ नहीं है, ये मामला जब नया संसद भवन बना था और आया कि उसमें जब 800 के आसपास सीटें वहाँ हैं लोकसभा में बनाई गई हैं, तभी ये समझ में आ गया था कि ये डिलिमिटेशन जो है ये होगा और इसमें उत्तर भारत की सीटें बढ़ाई जाएंगी, चूँकि दक्षिण भारत के राज्यों ने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया। और आज पिनरई विजयन ने कहा भी वहाँ जब प्रेस से बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमने 1973 से दक्षिण भारत के राज्यों ने अपने यहाँ जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया और हमारी जनसंख्या नियंत्रित है।
तो क्या हमको इस बात की सजा दी जा रही है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया और हमने देश का राजस्व बढ़ाने के लिए काम किया? तो आर्थिक समृद्धि जो देश में आई है उसमें दक्षिण भारत के राज्यों का बहुत बड़ा योगदान है। तो उस समृद्धि का लाने के लिए क्या हमको इस बात की सजा दी जा रही है? ये पिनरई विजयन का कहना था। और यही बात सुमित्रा जी तमाम दक्षिण के राज्यों का कहना है कि भाई हमने अपने यहाँ, चूँकि कहा गया कि भाई आबादी ज़्यादा बढ़ रही है, तो आबादी बढ़ रही है तो देश के ऊपर संसाधन जो वो कम पड़ जाएंगे, गरीबी बढ़ेगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो हमने अपने यहाँ आबादी को कंट्रोल किया उसके लिए, और इसलिए भी आबादी कंट्रोल हुई। दक्षिण के राज्यों में लोगों ने ज़्यादा पढ़ा तो ज़्यादा शिक्षा हुई, तो वहाँ कंट्रोल किया गया। यहाँ भी उत्तर भारत में भी जहाँ शिक्षा होती जाती है तो वहाँ देखिए सुमित्रा जी कि परिवारों में जो है वो नियंत्रण हो रहा है आबादी पर, जहाँ शिक्षा बढ़ती जा रही है। तो शिक्षा की वजह से वहाँ दक्षिण भारत के राज्यों में उन्होंने आबादी पर नियंत्रण किया, और सिर्फ आबादी पर नियंत्रण ही नहीं किया बल्कि उन्होंने देश के आर्थिक विकास में बहुत ज़्यादा योगदान किया। मैंने पहले भी जिक्र किया था सुमित्रा जी, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसका जो शीर्षक था वो शीर्षक ही ये था कि दक्षिण जो है वो राजस्व पैदा करता है और उत्तर जो है वो बच्चे पैदा करता है। ये उसका था, और उसमें सिलसिलेवार बताया गया था कि किस तरीके से दक्षिण के राज्यों ने कितना राजस्व दिया और किस तरीके से उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो उत्तर के राज्यों से कई गुना ज़्यादा है, और उत्तर भारत के राज्यों में किस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और राजस्व के मामले में उत्तर भारत के राज्य जो है वो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं और उनका योगदान कम है राजस्व के मामले में। तो अब इसमें बहुत सारे कारक हो सकते हैं, तो उस पर अलग से बहस हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि दक्षिण भारत के राज्यों के साथ ये एक तरीके का अन्याय होगा कि अगर उनकी सीटें कम कर दी जाती हैं। अब जो दो तरफा बातें की जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और आज तो आरएसएस ने भी कह दिया कि भाई दक्षिण भारत की सीटें जो है कम नहीं होनी चाहिए। भाई ठीक है, दक्षिण भारत की सीटें कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन उत्तर की बढ़नी भी तो नहीं चाहिए। ये तो नहीं कहा जा रहा ना कि उत्तर की नहीं बढ़ेंगी। भाई आपने कह दिया कि ठीक है दक्षिण की कम नहीं होंगी, 129 सीटें हैं और 129 ही रहेंगी, ठीक है मान लिया जाएगा, लेकिन उत्तर भारत की सीटें जो है वो 400 से बढ़कर क्यों 800 हो जाएंगी? तो ये भी तो सवाल है। मतलब एक मैं फिगर बता रहा हूँ, 400 से 800, मतलब एक उस टर्म में इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो ये सवाल जो है बना हुआ है, और दक्षिण के राज्य यही कह रहे हैं कि ये कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, और अगर आपको डिलिमिटेशन करना है तो 1971 की जनसंख्या जो है जनगणना है उसके आधार पर आपको डिलिमिटेशन करना होगा, क्योंकि हमने 1971 की जनगणना के आधार पर अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया है और उत्तर के राज्यों ने उसमें लगातार वृद्धि की है। तो ये उनकी खासतौर से मांग है, और इसलिए अब मोदी के हाथ से चीज़ें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर सुमित्रा जी ये चीज़ लेकर आई जाती है संसद में, डिलिमिटेशन का लेकर आया जाता है, परिसीमन आयोग बनता है, तो फिर इसका ज़बरदस्त तरीके से विरोध होगा, और हो सकता है कि इस मसले पर सरकार चली भी जाए। चूँकि आज चंद्रबाबू नायडू भले ही इस बैठक में नहीं पहुँचे हैं, लेकिन अगर ये परिसीमन आयोग बनता है और दक्षिण के राज्यों में कोवाल होता है तो उन्हें ये ध्यान रखना होगा चंद्रबाबू नायडू को कि उनके धुर विरोधी जगन मोहन रेड्डी इसमें शामिल हुए हैं, और उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। इसलिए ये ध्यान रखना होगा चंद्रबाबू नायडू को कि उन्हें अपनी राजनीति देखनी है कि बीजेपी की राजनीति देखनी है। जी बिल्कुल, और मोदी का साथ देकर चंद्रबाबू नायडू पहले ही फंसे हैं। डिलिमिटेशन का मामला नहीं, लेकिन आज ही एक खबर आई है जिसमें जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि अब चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार या चिराग पासवान ये लोग जो भी इफ्तार की दावत देंगे हम उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लोग वक्फ बोर्ड के मसले पर सरकार के साथ हैं। तो वक्फ बोर्ड के मसले पर चंद्रबाबू नायडू ने साथ देकर पहले ही मुसलमानों के खिलाफ अपने आप को कर लिया है। मतलब वो दिख गया है कि मुसलमान अब उनका साथ नहीं देंगे, जिन मुसलमानों के भरोसे आंध्र प्रदेश में उनको अच्छी खासी सीटें मिली। लेकिन अब जो है दूसरा मुद्दा, अगर ये परिसीमन का भी आ जाएगा तो चंद्रबाबू नायडू के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी, और अगर वो साथ छोड़ देते हैं मोदी का तो फिर मोदी के लिए मुश्किल होगी। यानी दोनों ही स्थितियों में मोदी के लिए फिलहाल ये विन विन नहीं, लूज लूज सिचुएशन जो है वो दिख रही है मोदी के लिए। और इस जो आपने जिक्र किया कि 71 की जो जनसंख्या के आधार पर, और आज जयराम रमेश का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में ये संशोधन किया था संविधान में कि 2026 के बाद की जो जनसंख्या होगी, यानी जो 31 में जो जनसंख्या जनगणना होनी है उसके आधार पर ही डिलिमिटेशन होगा। तो अभी तो जनगणना 21 की नहीं हुई और 31 की भी होगी कि नहीं होगी हम नहीं जानते, लेकिन ये जो संशोधन है इन्हें मोदी जो है वो वाजपेयी के खिलाफ जाकर भी काम कर रहे हैं, ये आज जाहिर हो गया है। क्या कुछ कहा है जयराम रमेश ने, उसको सुन लेते हैं। अंग्रेजी में कही गई बात है लेकिन आसान है, समझ में आ जाएगी। सुनते हैं क्या कहा जयराम रमेश ने। See, delimitation cannot be done without a fresh census.
Constitution was amended by Mr. Atal Bihari Vajpayee to say that the delimitation will be postponed till we complete the first census after 2026, which means 2031. That was Mr. Vajpayee's constitutional amendment in 2002. So delimitation was kept frozen at 1971 population levels, at which it was. So first of all, when is the census coming? We raised this question yesterday. 4 years have passed. When is the census coming? You need the delimitation for the women's reservation. You need the delimitation for, distribution of Lok Sabha seats across states. But one thing I want to make absolutely clear, you cannot penalize states for successes in family planning. Kerala, Tamil Nadu, Andhra, Karnataka, Telangana, Punjab, Odisha, there are many states. Proportionately, they ये जो उन्होंने कहा कि सारे जो राज्य हैं, मतलब पंजाब, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, ये आंध्र प्रदेश, ये सब में जो है आबादी नियंत्रित हुई है और ये अच्छे काम के लिए आप उनको सजा नहीं दे सकते, ये जयराम रमेश ने कहा। आज उदयनिधि स्टालिन ने भी, जो उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी यही बात कही और आज की बैठक में, क्योंकि एमके स्टालिन का शुरू से यही कहना है, एमके स्टालिन ने ये जो कहा है, कल उनका ये बयान आया था कि अभी 543 यानी 543 लोकसभा सीटें हैं, चाहे इनका पुनर्वितरण होगा या अगर आप 800 सीटें करते हैं बढ़ाकर, दोनों ही सूरतों में अगर जनसंख्या के आधार पर सीटें तय होती है तो तमिलनाडु जैसे राज्य को नुकसान होगा। हो सकता है कि हम 8-9 सीटें खो दें, बहुत बड़ी बात होती है। अभी 39 सीटें हैं, 8-9 सीटें अगर चले जाएंगी तो जाहिर है वहां का प्रतिनिधित्व एकदम कम हो जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि ये तमिलनाडु की राष्ट्रीय मंच पर आवाज को दबाएगा, यानी संसद में हमारी आवाज दबेगी और यही डर जो है बाकी राज्यों को भी है। तो बीजेपी या मोदी का ये जो तरीका है काम करने का कि डर फैलाकर वो अपनी मनमानी करते हैं, तो इस बार उन्होंने डर फैलाने के लिए एकदम ये नया तरीका जो निकाला है, इसके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा उसको सुनते हैं, उसके बाद पिनराई विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, और वो पहले इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी आ रहा हूं इस बैठक में। और पिनराई विजयन का आना काफी बड़ा एक सपोर्ट माना जा रहा है इस पूरी मुहिम को, क्योंकि केरल में भी बीजेपी की हालत खराब है और तमिलनाडु में खराब है। ये सारे राज्यों में जिस तरीके से कमजोर हो रही है बीजेपी और यहाँ पर फंस रही है। सुनते हैं क्या कहा उदयनिधि स्टालिन ने। Actively implemented the family planning policies recommended by the Union government. I would like to highlight the 5 important areas in this presentation. The trend in the population growth. Number 2, the history of delimitation exercises. Number 3, the possible delimitation scenarios. Number 4, the impact on states like us. And number 5, the why we need to join hands right now. For decades, states present here have made significant efforts to control and manage the population growth. We introduced policies, raised awareness, and achieved what the nation aimed for, a stable population growth. While some other states continued to experience rapid population growth, we acted responsibly. As a result, we reached the population replacement rate much earlier than many other states. But instead of being rewarded for this achievement, we are now at the risk of losing our political representation. यहाँ पर उदयनिधि स्टालिन, अमलेंदु जी गौर कीजिए, बार बार वो वी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो एकजुटता दिखाई जा रही है, पिनराई विजयन ने भी यही कहा कि हम लोग यहाँ जो हम सब इकट्ठे हुए हैं, हम ये अब एक साथ ही हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये जो बात बोल रहे हैं, तो ये हम की भावना जो यहाँ पर आ गई है, वो इनके खिलाफ, मोदी के खिलाफ कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं। देखिए सुमित्रा जी, ये मोदी के खिलाफ एक बड़ी चुनौती है, लेकिन बीजेपी ये जो कर रही है असल में उसके पीछे उसकी सोच ये है कि उत्तर और दक्षिण में देश को बांटकर वो उत्तर में जो बता सकती है कि हम तो उत्तर की पार्टी हैं और देखिए दक्षिण के लोग हमारे खिलाफ किस तरीके से हो गए। ये एक उनकी रणनीति है जिस पर वो काम करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये रणनीति काम करेगी? असली सवाल सुमित्रा जी ये है कि आपने उत्तर और दक्षिण में बांटने की रणनीति पर काम तो किया, तो आपने दक्षिण को तो एक कर दिया, लेकिन क्या आप उत्तर को अपने साथ एक कर पाएंगे? ये सवाल पैदा होता है।
तो लगता बीजेपी को ये है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में यहाँ सीटें पड़ेंगी तो बीजेपी को फायदा होगा और एक तरफा सरकार बना ली जाएगी। लेकिन समिता जी, इसी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ज़बरदस्त तरीके से नुकसान हुआ। आधी सीटें आपकी घट गई पिछले 2019 के मुकाबले। आपको ज़बरदस्त तरीके से नुकसान राजस्थान में हुआ। और मध्य प्रदेश में अगर कमलनाथ के ज़िम्मे नहीं छोड़ा होता कांग्रेस ने और भूपेश बघेल के ज़िम्मे नहीं छोड़ा होता छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ भी आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से नुकसान होता। तो ये अगर इधर भी उत्तर में भी विपक्ष चाह लेगा और कायदे से अगर यहाँ भी चीज़ें हो जाएंगी तो यहाँ भी आपको फ़ायदा नहीं होना है, तो उल्टा नुकसान ही होगा। लेकिन वो समझ ये रहे कि यहाँ उनको फ़ायदा होगा तो कर वो इसीलिए रहे कि इसके बहाने ये बताया जाए कि हम तो भाई उत्तर की पार्टी उत्तर में हमको करेगा। लेकिन इसके बहाने आपने दक्षिण को एकजुट कर दिया। और जैसा कि उदयनिधि स्टालिन वी कह रहे हैं, इसी तरीके से पिनरई विजयन वी कह रहे हैं, इसी तरीके से जो केटीआर हैं, बीआरएस के नेता जो उनके बेटे हैं के चंद्रशेखर राव के, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री, तो वो कह रहे हैं कि अगर हमने अभी मुंह अपना आवाज़ नहीं उठाई तो इतिहास हमको माफ़ नहीं करेगा। तो यानी वो बीआरएस जो अभी तक आपके साथ एक तरीके से पर्दे के पीछे से हुआ करती थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर खुद कहा था कि वो केसीआर मेरे पास आए थे कि एनडीए में शामिल कर लो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कहा था और इसका कोई खंडन जो था वो बीआरएस की तरफ से नहीं आया था। तो यानी कि जो आपके साथ शामिल होने को तैयार थे वो आपके खिलाफ खड़े होकर कह रहे हैं कि अगर हम आज नहीं बोले तो इतिहास हमको माफ़ नहीं करेगा। इसी तरीके से जगन मोहन रेड्डी जो आपके साथ सारे बिल आपके पास कराते रहे थे, और अभी चर्चा ही हो रही थी कि अगर आपका समझौता नहीं होता चंद्रबाबू नायडू के साथ तो आपका समझौता जगन मोहन रेड्डी के साथ होता। तो अब वो जगन मोहन रेड्डी भी आपके खिलाफ खुलकर खड़े हैं, और खुलकर ही नहीं खड़े, वो उन्होंने तो खुला पत्र लिख दिया आज प्रधानमंत्री को कि ये डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए, हो तो फेयर डिलिमिटेशन हो। तो ये जिस तरीके से कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उसने एक तरीके से कहा जाए अपने लिए मुसीबत ही खड़ी कर ली। जो दक्षिण में तमाम बंटवारा होता था और गठबंधन बनते थे और दूसरे भी चीज़ें होती थी, तो वहाँ भी बीजेपी को कुछ फ़ायदा मिल जाता था कि भाई चलो किसी को साथ में ले लेंगे, हम खुद नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आपने आंध्र प्रदेश में ले लिया चंद्रबाबू नायडू को साथ में, AIADMK को आप साथ में ले लेते हैं तमिलनाडु में। लेकिन अब इसके बाद दक्षिण में ऐसा कौन सा समिता जी दल होगा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहेगा अगर डिलिमिटेशन हो जाता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न समिता जी ये है कि 2026 की अगर डिलिमिटेशन होना है, जैसा कि मोदी जी की सरकार कह रही है कि 2026 में होगा, हालांकि उस पर जयराम रमेश व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं कि जो अमेंडमेंट हुआ था वो तो ये था कि 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसके आधार पे होगा, यानी 2031 की जनगणना होगी। 31 की जनगणना के परिणाम जो हैं वो 33 या 34 के अंत तक आएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, यानी कि वो 2036 में डिलिमिटेशन होता है। लेकिन आप अभी डिलिमिटेशन कर रहे हैं, तो सवाल ये कि आप किस जनगणना के आधार पर ये डिलिमिटेशन कर रहे हैं। 2021 की जनगणना आपने कराई नहीं है, 2026 में आप कह रहे हैं कि साहब जनगणना होगी, लेकिन उसके लिए अभी तक बजट का आवंटन नहीं हुआ है। इस बजट में भी जनगणना के लिए कोई बजट का आवंटन नहीं है। तो जब जनगणना ही नहीं हुई है तो किस जनगणना के आधार पे होगा? तो 2011 की जनगणना को आप अगर आधार बनाते हैं तो वो उसका आधार क्या होगा? तो ये तो एक तरीके से कहा जाए सरासर बेईमानी है। तो इसी बेईमानी शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ निश्चित तौर पे, इस बेईमानी के खिलाफ दक्षिण के राज्य एकजुट हो रहे हैं और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी एक देश के अंदर एक विभाजन की रेखा खींच रही है। और समिता जी, इसका नुकसान उत्तर भारत के उन लोगों को होगा जो दक्षिण के राज्यों में जाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और वहां जाकर अपने घरों को मनी ऑर्डर इकोनॉमी जो चलती है, इसका नुकसान उत्तर भारत के उन लोगों को होगा। तो एक तरीके से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के राज्यों के साथ कोई भेदभाव जो कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन नुकसान जो है वो उत्तर के राज्यों का भी कर रही है। जी, बहुत वाजिब आपने मुद्दा उठाया अमलेंदु जी, क्योंकि उत्तर भारत से कितने छात्र हर साल चाहे इंजीनियरिंग चाहे आगे की और दूसरी पढ़ाई के लिए जाते हैं दक्षिण के राज्यों में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। यहाँ पर अच्छे संस्थान है, यहाँ पढ़ाई करने जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं। बेंगलुरु तो पूरा हब ही बन चुका है जहाँ पर तमाम मल्टीनेशनल्स आई हैं और सारे भारत से लोग वहां पर जा रहे हैं। तो उन सब पर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि राजनीतिक दल कोई वहां पर आंदोलन छेड़ेंगे और उसमें बाकी लोग जो है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोदी जो है जानबूझकर ऐसा लग रहा है कि एक अनावश्यक विवाद में पूरे देश को झोंक रहे हैं और इसके पीछे उनकी मंशा जो है वो केवल राज करने की है या कोई और बड़ा खेल इसके पीछे है, इसका भी अभी पर्दाफाश होना है। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से दक्षिण के जो तमाम दल एक साथ आ रहे हैं
आपने कहा है कि इसमें वो बंटवारा करवाना चाहते हैं उत्तर और दक्षिण का, और इधर जो के अन्नामलाई जो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका एक बड़ा ही अजीब सा बयान आया है। वो ये बोल रहे हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कभी भी केरल के लोगों से बात करने और मुद्दों को सुलझाने वहां नहीं गए, लेकिन आज उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री को एक बनावटी मुद्दे पर बात करने के लिए आमंत्रित किया है। यानी वो इस परिसीमन के मुद्दे को बनावटी बता रहे हैं, ये अन्नामलाई का कहना। और ये वो बोल रहे हैं कि डीके शिव कुमार के आने से भी उनको आपत्ति है कि वो सिद्धारमैया के खिलाफ अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, खुद को वो पैन इंडिया का नेता बताना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ आए हैं। यानी वो लोग क्यों आए हैं, इसका रीजन जो है, कारण जो है, वो अन्नामलाई बता रहे हैं। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जनसंख्या मापदंड नहीं है, और गृह मंत्री ने कहा है यह आनुपातिक आधार पर होगा। यानी अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अभी तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला, लेकिन के अन्नामलाई जो है वो ये बता रहे हैं कि जनसंख्या मापदंड नहीं है। यानी अब ये संविधान की जो बातें हैं उसके खिलाफ जाकर ये सारी बातें जो हो रही हैं। बीजेपी का इस तरह का जो वक्तव्य है, और इधर संघ में भी आरएसएस नेता सीआर मुकुंद जो है, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि दक्षिण राज्यों को नुकसान नहीं होगा, किसी दक्षिण राज्य का जो सारे उनका जो अनुपात है वो वही होगा। तो ये जो बात है, अमित शाह खुद क्यों नहीं कह रहे, मोदी खुद क्यों नहीं कह रहे, आरएसएस क्यों कह रहा है, अन्नामलाई क्यों कह रहे हैं, क्या लगता है आपको? अन्नामलाई तो समिता जी इसलिए कह रहे हैं कि वो खुद को मोदी जी से बड़ा नेता बताना चाहते हैं। जिस तरीके की बात वो डीके शिव कुमार के लिए कह रहे हैं, तो उसी तरीके की बात अन्नामलाई के लिए कही जा सकती है। अन्नामलाई क्या है, 3 में ना 13 में? भाई बीजेपी क्या वहाँ के अध्यक्ष हैं, ना आप सांसद हैं, ना विधायक हैं, ना आप कुछ हैं, तो वहाँ के आप बीजेपी के अध्यक्ष हो? बीजेपी तमिलनाडु में है क्या? तो जो अन्नामलाई कुछ बता रहे हैं, तो अन्नामलाई खुद को नरेंद्र मोदी से भी बड़ा नेता साबित करने के लिए बताना चाहते हैं कि वो जो है वो बात बता रहे हैं वो सही है और स्टालिन जो बता रहे हैं वो गलत है। तो ठीक है, उनका अपना एक नज़रिया हो सकता है किसी को कुछ भी बताने का। लेकिन सुमित्रा जी, अमित शाह अगर कह रहे हैं जैसा कि अन्नामलाई का कहना है और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, तो खुलकर ये बात सदन के अंदर खड़े होकर क्यों नहीं कह देते अमित शाह कि आनुपातिक आधार पर होगा, और ये जो है वो इस आधार पर नहीं होगा, जनसंख्या के आधार पर नहीं होगा। ये कहने में क्या दिक्कत है? सदन में खड़े होकर तो अमित शाह कह रहे हैं कि स्टालिन जो है वो डीएमके जो है वो देश को बांट रही है भाषा के आधार पे। सदन में तो खड़े होकर ये कह रहे हैं अमित शाह, और फिर ये कहने में क्या दिक्कत है अमित शाह को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि भाई डिलिमिटेशन अभी नहीं होगा चूंकि जनगणना नहीं हुई है। और जो संशोधन हुआ था 2002 में वो ये था कि 2026 के बाद जो जनगणना हुई उसके आधार पर होगा, तो जनगणना अभी नहीं होगी। तो जो मांग कर रहे हैं पिनराई विजयन, जो मांग कर रहे हैं स्टालिन, या जो मांग कर रहे हैं डीके शिव कुमार या जगन मोहन रेड्डी या केटीआर, जो लोग भी दक्षिण के लोग मांग कर रहे हैं कि भाई 1971 की जनगणना को आप आधार बना लीजिए, उसके आधार पर कर लीजिए। तो ये कहने में क्या मुसीबत आ रही है भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को? भाई अगर आपने वहाँ 800 सीटें लगवा ली हैं लोकसभा में, तो आप कहिए भाई ठीक है सीटें 800 रहेंगी, लेकिन 1971 के आधार पे ही होंगी। ये भी कहने में आपको क्या दिक्कत है? तो ये भी आप नहीं कह रहे, इसका मतलब आप छल कर रहे हैं देश के साथ, ये साफ तौर पे समझ में आता है। तो अन्नामलाई की बातों को कोई गंभीरता से क्यों ले? तो ये एक बड़ा प्रश्न है। अब आरएसएस के नेता बीच में कूद पड़े, भाई आप क्या हैं? आप आरएसएस से सवाल कर लिया है, आप एक गैर पंजीकृत संस्था हैं, सांस्कृतिक संस्था है, तो आप राजनीति के मसलों में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? भाई आपको नोते बताने वाले कि मोदी जी ने ये कहा है और अमित शाह ने ये कहा है। सवाल ये है कि मोदी जी और अमित शाह पिछले 11 वर्षों में कितनी बार जाकर आरएसएस के दफ्तर गए हैं, कितनी बार केशव कुंज गए हैं? जब बताएं फिर तब मालूम पड़े कि आरएसएस जो है कितने, आरएसएस की बात कितनी मानी जाती है। सिर्फ एक मामले में कि देश का सांप्रदायिक विभाजन करना है और बांटो और राज करो करना है, देश को विभाजित करना है, इस एजेंडे के अलावा आरएसएस का कौन सा एजेंडा जो है वो लागू कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये बताया जाए। तो ये तो आरएसएस कौन होता है बीच में बोलने वाला? सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की सरकार है उससे सवाल है कि आप किस आधार पर इस समय डिलिमिटेशन करना चाहते हैं और उत्तर और दक्षिण के आधार पर आप देश को बांटना क्यों चाहते हैं? और ये बांटना समिता जी उत्तर और दक्षिण के आधार पर ही नहीं होगा, खासतौर से इसमें जब शामिल हो रहा है उड़ीसा, तो उड़ीसा तो दक्षिण नहीं है, बंगाल के लोग भी शामिल हो रहे हैं, तो बंगाल तो नहीं है, उनकी भी सीटें कम होंगी।
हन्नान मौला जो सीपीएम के नेता हैं उनकी भी बाइट आई है, उन्होंने भी कहा है कि ये बांटने की कोशिश इसी तरीके से पंजाब तो उत्तर में ही है और इसका असर सुमित्रा जी पूर्वोत्तर के राज्यों पर भी होगा जहां 25 सीटें आती हैं लोकसभा की और भारतीय जनता पार्टी जहां से अधिकांश सीटें जीत कर आती है तो इसका असर वहां भी होगा, तो वहां भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खुलेगा। तो ये आप खुद के लिए एक मुसीबत तैयार कर रहे हैं, डिलिमिटेशन हो या ना हो, जिस तरीके से आपने और चीज़ें वापस ली है, काले कानून आपने वापस लिए कृषि पे आधार पे, आपको ये भी वापस लेना पड़ेगा, लेकिन तब तक आप अपने लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुके होंगे। जी बिल्कुल, और मुसीबत खड़ी हो चुकी है। आज ये जो विपक्षी दल एक साथ आ गए हैं और हन्नान मौला का आपने जिक्र किया, उनका हम बयान सुन लेते हैं क्योंकि उन्होंने बंगाल के नेता हैं और माकपा के, और उन्होंने जो कुछ कहा है वो भी सुनना जरूरी है क्योंकि अब जिस तरीके से सारे दल, अब आप देखिए कि चाहे वामपंथी दल हैं, चाहे ये हम डीएमके ने इसकी शुरुआत की लेकिन वहां पर पिनराई विजयन वो भी माकपा के, और इधर बाकी चाहे भगवंत मान यानी आप आम आदमी पार्टी, और सारे दल जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं, अलग अलग विचारधाराओं के हैं, लेकिन इस समय सबकी विचारधारा जो है वो बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहा है हन्नान मौला ने, सुनते हैं उसको। जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री बीआरएस और बीजेडी उसमें शामिल हो रहे हैं और टीएमसी ने इससे किनारा कर लिया है, कैसे इसको देखते हैं परिसीमन वाले मामले को? ये परिसीमन वाला मामला बहुत सीरियस मामला है। जब परिसीमन के बारे में सोचा गया था तब आज के परिस्थिति फोर्सी नहीं किया गया था, सिंपली तय हुआ था राज्य बना, राज्य का जनता के आधार पर होगा, मगर जनसंख्या में जो वृद्धि है उसका रेट क्या होगा ये सब तो कोई सोचा नहीं गया था। मगर आज इतना साल बाद जब परिस्थिति देख रहे हैं कि साउथ में पॉपुलेशन घट रहा है और नॉर्थ में पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो आज इस तरह ये डिसीजन को पुनर्विचार होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, उत्तर भारत में सारे एमपी मेजोरिटी हो जाएगा, दक्षिण को छोड़ के भारत का सरकार बन सकता है, साउथ का राज्यों का मेंबर घटते जाएगा, जनसंख्या घट रहा है इसलिए, और नॉर्थ में बढ़ते जा रहा है जिस तरह, इसमें साउथ को छोड़ के नॉर्थ अकेला ही भारत सरकार बना लेगा। ये हमारा देश डेमोक्रेसी के लिए, सबको सहमति के देश चलाने के लिए ये खतरा पैदा करेगा। तो इस परिस्थिति की में नया सिरे से इस बात को ओपन करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, इसी के आधार पर नया परिस्थिति में ये सीन परिसीमन होना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर सिर्फ नहीं। बहुत सही बात इन्होंने कही है। अब हम सुन लेते हैं पिनराई विजयन की भी बात, क्योंकि उन्होंने भी जो कुछ कहा है उसमें काफी अहम बिंदु उठाए गए हैं। क्या कुछ कहते हैं पिनराई विजयन, फिर उसको भी सुनते हैं। If our parliamentary representation is further reduced, while our share of the nation's wealth continues to decline, we will face an unprecedented situation in which both our rightful share of funds and our political voice to demand them diminish simultaneously. It is in the recognition of the gravity of this issue that we, that is Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Odisha, West Bengal and Punjab are now uniting in protest. We are gathered here at the invitation of the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin, to mark the beginning of our coordinated resistance by forming a joint action committee. The Union government's actions, from fiscal policies to language policies to cultural policies to now even the fixation of representation, are destabilizing India's federal system and democratic framework. This cannot be allowed to pass. India's दोनों ने एक जैसी बातें कही हैं कि डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक ढांचे को और फेडरल जो हमारा जो संघीय ढांचा है इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी, और ये हम इसको किसी भी सूरत में पास होने नहीं दे सकते। और जो पिनराई विजयन ने जब वो अपना वक्तव्य पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा वी, और उसके बाद वो रुके और सारे राज्यों के नाम लिए और उन्होंने कहा कि हम सब एकजुट होकर इसके खिलाफ और हम ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाएंगे। ये जो बात उन्होंने बोली, और जो कह रहे हैं कि चाहे वित्तीय जो ढांचा है, मतलब जो वित्तीय अनुदान जो होते हैं या भाषा को लेकर पहले ही इस पर भेदभाव की बात हो रही है, और अब डिलिमिटेशन, यानी 3 मुद्दे काफी अहम मुद्दे जो हो रहे हैं,
जो दोनों बातें आपने सुनी अमलेंदु जी, क्या कहेंगे? ये आखिरी आपसे सवाल। देखिए समिता जी, ये मुद्दे जो हो रहे हैं, दोनों मुद्दे, चाहे वो भाषा का हो, चाहे डिलिमिटेशन का हो, या और मुद्दे भी जो हैं, जो भी आ रहे हैं, ये मुद्दे एक तरीके से कहा जाए कि बीजेपी के लिए मुसीबत तो है ही, लेकिन इसने एक तरीके से कहा जाए कि तमाम अपने राजनीतिक मतभेदों को बुलाकर दक्षिण भारत के तमाम दलों को एकजुट कर दिया, और दक्षिण भारत के तमाम दल जो हैं इस पर एकजुट नजर आ रहे हैं। यहाँ देखिए, विपरीत धुप पर खड़े होने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और बीआरएस के नेता केटीआर जो हैं, वो एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। इसी तरीके से कांग्रेस और जगनमोहन रेड्डी वहाँ एक दूसरे के खिलाफ हैं, आंध्र प्रदेश में, वो यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जिस तरीके से अब ये गठबंधन से, अब देखिए, अब जब यहाँ सब बैठे हैं, तो ये जब बैठे हैं तो समिता जी, तो सिर्फ डिलिमिटेशन पे ही बात नहीं हुई होगी, बात ये भी हुई होगी कि भाई चलो पहले किसने क्या गलतियां की और अब कौन क्या कर रहा है, आगे क्या करना है, तो ये भी रणनीति यहाँ बनेगी। तो यानी आपने सबको एक जगह बैठकर एक रणनीति तैयार करने का आपने अवसर उपलब्ध करा दिया कि हाँ बैठो और अब मोदी जी के खिलाफ एक रणनीति तैयार करो। तो यहाँ से समिता जी, जो विपक्षी दलों का महाजुटान हो रहा है, यहाँ से जो फरमान मोदी जी के खिलाफ निकलेगा, वो मोदी जी उसको कैसे झेलेंगे, आरएसएस उनको किस तरीके से बचाएगा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा जिसको आप लेकर बात करते थे, हालांकि वो उत्तर प्रदेश में तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के नारे से हट गई है, क्योंकि वहाँ तो जो है सदन में खड़े होकर कह दिया उनके विधायक और पूर्व मंत्री जो है श्रीकांत शर्मा कि अंग्रेज़ी बहुत अच्छी भाषा है और हमारे बच्चे तो सब अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं। वहाँ तो कह दिया, तो वहाँ तो आपको हिंदी आपको छोड़ रहे हैं। तो लेकिन आप दक्षिण में जो हिंदी हिंदुस्तान करना चाहते हैं, तो इसके जरिए आपने एक तरीके से कहा जाए दक्षिण भारत के तमाम दलों को आपने एकजुट कर दिया, और उत्तर भारत में भी आप उसका फ़ायदा ले नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ उत्तर भारत में दूसरे मसले हैं जिनके आपके पास जवाब नहीं है। जातिगत जनगणना आपको करानी ही पड़ेगी। उत्तर भारत में एक बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना है, और उस पर आप बैकफुट पर नज़र आते हैं, चूँकि ये आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आरक्षण और संविधान दोनों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आपने अपने लिए मुसीबतें बढ़ा ली हैं। चंद्रबाबू नायडू को भी देर सवेर ये तय करना पड़ेगा कि उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी है कि मोदी जी की प्यारी है। जी बिल्कुल, और उत्तर से दक्षिण तक मोदी जो हैं उन्होंने अपने लिए मुसीबत बढ़ाई है। और जो नारा अभी उन्होंने महाराष्ट्र और उसके पहले हरियाणा में जो दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, शायद उसको उन्होंने खुद नहीं सुना, क्योंकि अगर सुनते तो इस तरह से बांटने की रणनीति नहीं बनाई है। तो अब खुद बीजेपी कट रही है, ऐसा नजर आ रहा है, और दक्षिण भारत में तो पूरी तरह से ही खत्म हो चुकी है। ये आज इसका एक पहली झलक जो है वो देखने मिल चुकी है। तो आगे और क्या होगा इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और एक अहम बात ये भी, आपने अमित शाह का जिक्र किया कि उनको कह देना चाहिए था, तो कल संसद में अमित शाह ने अच्छी खासी उन्होंने पूरी बातें अपनी बताई हैं, राज्यसभा में बहुत सारी बातें बोली। तो चाहते तो 2 लाइन इस पर बोल देते, क्योंकि आज ही बैठक होनी है और यहाँ पर वो अपने पॉइंट बढ़ा सकते थे, लेकिन बार बार मौके मोदी सरकार के जो है वो जा रहे हैं, और खुद अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है वो इस समय सबसे ज्यादा नुकसान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अमलेंदु जी, आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दलों का, जो माफ कीजिए, आप तमाम लोगों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।